Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Anya Narendra, IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं, एज यू कैन सी, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको शायद पता भी हो सकता है। आपने 100% अगर मैं इसको जब समझाऊंगी तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमको पता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी शायद आपको नहीं समझ में आ रही होगी, है ना। इसका जो टर्म है वो क्या है? डेटा कॉलोनाइजेशन। डेटा कॉलोनाइजेशन, अब यहाँ पे जो ये पिक्चर लगी हुई है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ना कोई बात जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड ज़रूर है। कोई ना कोई जैसे फ्यूजिटिव सा आदमी या इनकॉग्निटो मोड में एक आदमी दिख रहा है जो कि आपके कोई डेटा वगैरह चुरा रहा है या ले रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़। तो लेकिन कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन है कि मतलब क्या है भाई इसका डेटा कॉलोनाइजेशन का। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। शॉर्टी नोट सीरीज़ का हमारा ये टॉपिक है, लेकिन शॉर्टी नोट सीरीज़ में भी ये आज जो टॉपिक है वो हमारा कंटेक्सचुअल टॉपिक है। मतलब कंटेक्सचुअल टॉपिक क्या होता है? क्लियर है ना इस मामले में? तो कंटेक्सचुअल टॉपिक वो होता है कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके कारण ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी या ये पर्टिकुलर जो बात है डेटा कॉलोनाइजेशन, जैसे आज का हमारा जो विषय है, उसके ऊपर कोई चर्चा हुई है या कोई बात हुई है, कोई निर्णय लिया गया है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन तो देना नहीं है या आपको कोई पैकेज तो परचेज़ करना नहीं होता मैग्नेट ब्रेन्स पे। आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको पढ़ाई करनी होती है, फुल ऑन पढ़ाई करनी होती है, पूरा कंसेप्ट A to Z समझना होता है, ताकि अगर कोई आपसे बात करता है कि भाई डेटा कॉलोनाइजेशन क्या होता है या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इनकॉग्निटो जो कॉलोनाइजेशन होता है वो होता है, तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं, आपको मतलब यू हैव टू बी लाइक अ प्रो। आई वॉन्ट पीपल टू बी लाइक अ प्रो, कि आप हर चीज़ के बारे में यार जवाब दे सको। मतलब ऐसे ना ब्लैंक नहीं खड़े हो जाओ कि भाई IGKO का एग्ज़ाम तो हम ज़रूर दे रहे हैं लेकिन हमको नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, हमने बस पुराने पेपर्स रट लिए हैं, पढ़ लिए हैं और हमको लगता है कि बस ये जो है हम बिल्कुल IGKO के या GK के मास्टर्स बन गए। तो ये कोई मतलब नहीं है ऐसे एग्जाम्स पास करने का, है ना। मतलब GK का मतलब ये यार कि जब तुमसे कोई बात पूछे, कोई कहे, तो तुम्हारे पास कुछ तो हो बोलने के लिए, है ना। कंटेंट होना चाहिए। कोई बात करे तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही किसी एकदम ही डफर से या बिल्कुल ही ऐसे किसी से बात कर ली कि यार इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मतलब क्या ही बात कर लो इससे, है ना। तो ये अपना यहाँ पे जब अपन बात करते हैं ना मैग्नेट ब्रेन्स में, तो ये हमारा फोकस है और यही उम्मीद हम आपसे करते हैं दैट वी वांट अ किड्स कि आप लोग जो है बिल्कुल एकदम प्रो टाइप किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सके। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस डेटा कॉलोनाइजेशन। बहुत बड़ा ऐसे हुआ जैसा टर्म नहीं है ना। कई बार क्या होता है ना, बड़े टर्म्स जो होते हैं बड़े टफ से लगते हैं और सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही बला है ये। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई हुआ नहीं है। इसको अपन सिंप्लीफाई वे में पढ़ेंगे, आसान तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्टी नोट सीरीज़ में अपन करते भी यही हैं, है ना। बड़े बड़े भारी भरकम टॉपिक्स जो हैं होते हैं उनको अपन आसान भाषा में और आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं। पर पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है कि रिसेंटली राइटर एंड हिस्टोरियन जिनका नाम हो रहा है युवल नोआ हरारी, उन्होंने वॉर्न किया है वर्ल्ड को अबाउट टू मच डिपेंडेंस ऑन डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज विच कुड रिजल्ट इन द डेटा colonialism, है ना, hence leading to the creation of monopolistic corporation and tyrant government। अब ये हुआ क्या है कि ये एक राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, युवल नोआ हरारी। इनका नाम याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। और दूसरी बात ये हो रही है कि इन्होंने भाई अभी जो है इन्होंने बहुत सारा शोध किया, स्टडी की, पुरानी भी चीज़ें पढ़ी, अभी भी पढ़ी, कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ी, और उन्होंने कहा कि भाई कॉलोनाइजेशन का ये जो एक पैटर्न चल रहा है ना, ये बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है जो कॉलोनाइजेशन का, जब कोई भी चीज़ आप किसी भी चीज़ पे जिसको आप बोलते हैं ना अधिकार जताना चाहते हैं, अधिकार हासिल करना चाहते हैं, ये कॉलोनाइजेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें ये जो डेटा की जो लड़ाई चल रही है वो बिल्कुल उसी तरह उस पैमाने पे फिट बैठ रही है। जैसे पहले जो अथॉरिटेटिव स्टेट्स होते थे, जिनको हम बोलते थे कि टोटलिटेरियन स्टेट्स होते थे, उसमें जिस तरह का लोगों का वर्किंग का या डिक्टेटरशिप के जो पैटर्न्स देखे गए थे बिल्कुल उसी तरह के देखे जा रहे हैं। और अगर इसको आपने समय रहते हुए रोका नहीं या इसको कंट्रोल नहीं किया, या इसको आपने जैसे कहा ना यू निप इट इन द बड, अगर आपने उसको शुरुआती दौर में ही नहीं रोकने का प्रयास किया तो उससे होगा क्या कि आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ है, डिपेंडेंस जो है वो डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फाइनली वो डेटा कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हो जाएगी, एक तरह से उसकी नींव पड़ जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कॉरपोरेशंस का मार्केट खुल जाएगा और आपकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो टायरेंट हो जाएंगी। गवर्नमेंट्स के ऊपर कोई किसी तरह का अंकुश नहीं रह जाएगा। टायरनी आपको समझ में आती है ना, टायरनी मतलब जिसमें कोई अंकुश ना हो, जो कि टायरेंट मतलब क्या होता है, जो
हिंसक हो, जो कि जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, जिसका कोई टोटल अथॉरिटी हो, जिसकी जो किसी की सुनता ना हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी की जगह ना हो, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो, उसको हम बोलते हैं, है ना। एक तरह से एनार्की की स्टेट आ जाएगी। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, दो चीज़ें समझनी होंगी अब, ठीक है। एक तो बात है कॉलोनियलिज्म जो है, कॉलोनियलिज्म का फंडा क्या है। कॉलोनियलिज्म आपको मालूम है ना, अपने यहाँ जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो आपको मालूम है पिछले 200 साल में हम ये बात करते हैं, आज़ादी से पहले के 200 साल, कि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, है ना। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है उसका बहुत छाप है हमारे ऊपर, बहुत उनकी जो इम्पीरियलिज्म है उसके अंदर हम थे, उनके अधीन थे, ये हम बार बार डिस्कस करते हैं। तो कॉलोनियलिज्म मतलब क्या, जब एक स्टेट का जो एक फोर्सफुल एनेक्सेशन या फोर्सफुल रूल रहता है दूसरे स्टेट के ऊपर, जिसमें दूसरे स्टेट की लिबर्टी जो है वो बिल्कुल ताक पे रख दी जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। सीधी भाषा, मतलब परिभाषा में हम फॉर्मल में नहीं जाएंगे, मतलब समझने की बात है। तो अगर इसी तरह से ये चलता रहा, और इनका ये कहना है कि अगर डेटा, या जिसको हम कहते हैं कि डेटा, या जो भी हमारे कहते हैं ना, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ आजकल कहाँ होती है, हमारे कंप्यूटर्स पे होती है, हमारे स्मार्ट डिवाइसेस पे होती है, हमारे आईपैड्स पे होती है, हमारी जो डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन है वो इतनी वल्नरेबल है कि अगर हमारी डिपेंडेंस उस पर इतनी ज़्यादा रही, और उसका पोजेशन अगर चला गया किसी हाथ में, सरकार के हाथ में, या डेटा कॉलोनाइजेशन क्या होता है, मतलब बेसिकली जब बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो, या सरकार जो होती है, वो जो डेटा है वो अपने यूज़र्स का, जो उनके द्वारा प्रोड्यूस डेटा है वो अपने यूज़र्स का या अपने सिटीजन्स का जब एक्वायर कर लेती है, तो वो स्टेट होती है डेटा कॉलोनाइजेशन की। तो उसका ये कहना है कि भाई अगर इस तरह की स्थिति बनती है, अगर इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तो ये एक नए दौर की कॉलोनाइजेशन की शुरुआत कर देगा, और इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितना व्यापक हो गया है आयाम आज की डेट में जितनी चीज़ें वाइडन हो गई हैं, उसको कंट्रोल करना या रोकथाम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक एंटिटी के द्वारा नहीं होगा, वो ओवरऑल पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा, और उसमें एक तरह की मोनोपोली आ जाएगी, और गवर्नमेंट्स के हाथ में एक तरह की अलग सी शक्ति आ जाएगी, और वो मैनिपुलेटिव हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर एक और बात बोली गई थी, इसके ऊपर एक आपने अगर सुना हो नाम, तो बहुत फेमस हावी करके भी एक हैं, डेविड हावी, उन्होंने भी इसको बोला था कि वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि कैपिटल आप एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि डिस्पोजिशन का, ठीक है। कैपिटल एक्यूमुलेशन और डिस्पोजिशन उन्होंने कहा था इसको, और मतलब वही है, ले दे के घूम फिर के मतलब यही है कि भाई जितने ये चिंतक हैं, जितने ये लोग जो हैं, जो सोच रहे हैं, थिंकर्स हैं, इनका ये कहना है कि अगर इसको रोका नहीं गया, इट इज़ बेटर टू निप दिस इन बड, इससे पहले कि बहुत विकराल रूप ले ले और हाथ से चला जाए, निकल जाए। मतलब जिसको कहते हैं ना, आप कमान है, मतलब बाण है, अगर वो एरो जब एक बार आपने अभी जिसको बोलते हैं ना, आपने उसको रखा हुआ है, तो उससे पहले कि वो छूट जाए और फिर आपके हाथ में कुछ ना रह जाए, उससे पहले अभी ही उसको कंट्रोल कर लो, अभी कमान नीचे रख दो, ठीक है। ये उन्होंने बोला है। अब इसके बारे में क्या बोलते हैं, मोर अबाउट न्यूज़ हम समझते हैं। उन्होंने कंटेंट किया है दैट बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI बोलते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर टू बिग प्रॉब्लम्स। आज की डेट में हम क्या बोलते हैं भाई, AI जो है वो इज़ अ बून, या एक तरह का अलग लेवल का एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि वो ठीक है, अपनी जगह में हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से देखा गया है, तो अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिग डेटा और AI जो है वो एक तरह की बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ बन सकते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं नेशनल ग्लोबल लेवल पे, एज ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा इन टू कॉर्पोरेशंस। इससे क्या होगा, ओवर जो प्रोसेशन होगा डेटा का, वो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में आ जाएगा या कॉर्पोरेशंस के हाथ में आ जाएगा, चाहे वो निजी हो चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है। A government agency or amongst a few countries has increased the risks of data colonization and digital dictatorship. आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा कि डिजिटल डिक्टेटरशिप का युग या डिजिटल डिक्टेटरशिप का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। The use of the internet has exponentially increased in the last decade, exposing individuals to thousands of benefit of the connected world, starting from making communication faster to accessing services easier. अब ये तो हमें सबको मालूम है ना, इंटरनेट क्या की दुनिया है, जिसको हम बोलते हैं वी आर लिविंग इन दी आइस एरा। आपको मालूम है अपने जो दौर में अपन रह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी एक तरह से आइज एज बोला जाता है। वो वाली आइज एज नहीं, पुरानी वाली, ये आइज एज स्टैंड करती है
information, communication, and last, entertainment. ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये भी एक तरह की आइस एज है जिसमें हम रह रहे हैं. एवरीथिंग इज़ पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू सोशल मीडिया. लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं. सोशल मीडिया ने दुनिया को, जिसको हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया को एक आपकी, जिसको बोलते हैं ना द टैप ऑफ द फिंगर्स, उस पर दुनिया को ले आया है. ये बात हम बोलते हैं. हम कहते हैं कि भाई हमें दूर दराज में बैठा हुआ कोई आदमी है, उसके बारे में भी हमको सब कुछ पता चल जाता है. हमारी जितनी सेंसिटिव डेटा है वो सब कुछ हम अपने स्मार्टफोन्स पे या क्लाउड पे या अलग अलग जगहों पे सेव करके रखते हैं, है ना. जो हमारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सब हम उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ रखते हैं. हम सोशल मीडिया पे सबसे इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट. दिस इज़ व्हाट वी डू. बट इसकी वजह से क्या हुआ है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, नेटवर्क बढ़ा है, दुनिया छोटी हो गई है एक तरह से कहते हैं ना, श्रिंक हो गई है. ग्लोब जो है श्रिंक हो गया है, दुनिया जो है सिमट गई है. हमारे कंप्यूटर्स पे, हमारे स्मार्ट गैजेट्स पे दुनिया आ गई है. लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है. इसका फ्लिप साइड ये है कि जब ये चीज़ें हो गई हैं तो अब इसके कारण क्या हुआ है कि हमारा जो भी डेटा है, आप जब कहते हैं एवरीथिंग विच इज़ व्हेन यू आर देयर ऑन दी नेट, जब आप दुनिया से कनेक्ट हैं, अगर आप वो इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, आप अगर कोई चीज़ ऑनलाइन है, अगर कोई चीज़ ऑनलाइन एक्सेसिबल है, तो आप ये समझ के चलिए, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कहती हैं दैट नथिंग, दैट नो इन्फॉर्मेशन इज़ एब्सोल्युटली पर्सनल एंड सेफ व्हेन इट कम्स टू थिंग्स विच आर आउट देयर ऑन द सर्वर. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सर्वर पे है, कोई भी चीज़ अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं और अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं, अगर वो आपने क्लाउड पे शेयर नहीं भी की हैं, तो भी कहीं ना कहीं इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें डेवलप हो गई हैं, इस तरह के ऐप्स आ गए हैं कि तो भी अगर कोई चाहे तो ऐप्स के थ्रू कुछ पर्टिकुलर ऐप्स की तरह को यूज़ करके आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकता है, राइट. तो एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी वल्नरेबल. नॉट ओनली यू हैव एडवांस्ड बट ऑल्सो यू हैव कम आउट विथ योर वल्नरेबिलिटी. All right. About digital colonialism and digital dictatorship. Digital colonialism is a process by which multinational corporations claim ownership of and privatize the data that is produced by their users and citizens, which give them disproportionate power and ability to exploit other countries. ये basically सिर्फ यहाँ पे जो बात लिखी गई है, यहाँ पे सिर्फ corporations का नाम लिया गया है, but corporations और इसमें आप कह सकते हैं multinational corporations and governments. ठीक है, इसमें even governments भी हैं. ठीक है, इसमें दोनों की बात हो रही है. जैसे मैंने कहा कि चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हो या गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है, उनके यूज़र्स का या जो सिटीजन्स हैं उनके डेटा को, जो उनके द्वारा प्रोड्यूस डेटा है, उसको एसेस कर लेती है, उसको पोजेस कर लेती है और उसके बाद वो क्या करती है, उस डेटा को अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सहूलियत के हिसाब से उस डेटा को यूज़ में लाती हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि देम डिस्प्रपोर्शनेट पावर. और ये उनको एक तरह से, क्योंकि उनके सिटीजन्स का और उनके लोगों का, जो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों चाहे सिटीजन्स हों, उनका डेटा उनके हाथ में है, तो उनको एक तरह का अपर हैंड मिल जाता है, एक डिस्प्रपोर्शनेट पावर मिल जाता है जो कि एक्सप्लॉइट करने में आगे काम आता है, चाहे वो उन लोगों को करना हो, चाहे उनसे जुड़ी चीज़ों को करना हो, चाहे बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस को या कंट्रीज़ को करना हो. ठीक है. Digital dictatorship is when the few groups, corporation and even government can monopolize the immense power of data and AI to create an extremely unequal society or the worst totalitarian regime in the human history. As I said, कि डिक्टेटरशिप इसके एक कदम और आगे चले गए. डेटा कॉलोनाइजेशन के एक रंग जब आप ऊपर चढ़े तो वो बात आ गई डिजिटल, आपने एक तरह से बोल लिया डिक्टेटरशिप की. और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कुछ मुट्ठी भर ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट या कॉलोनाइजेशंस या जिनकी हम बात करते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस, वो क्या करते हैं, पूरा जो डेटा है वो मोनोपोलाइज कर लेते हैं एक तरह से मार्केट को, जगह को, और डिस्पोजिशन की स्थिति में आ जाते हैं वो लोग जिनका ये डेटा है, राइट. पूरा जो पोजीशन है वो इनके पास चला जाता है. द बिग प्लेयर्स हैव गॉट ऑल द पोजीशन ऑफ द डेटा produced by the employees or the citizens,
और उसके थ्रू क्या होता है, वो डेटा को मैनिपुलेट करके एक एआई के ज़रिए वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं, एक ऐसी, जिसको आप बोलते हैं ना, एक ऐसी वर्ल्ड का वो निर्माण करते हैं जो कि बहुत ही अनइक्वल है, बहुत ही अनइक्वल है, और जिसमें बहुत ज़्यादा, जहाँ मोनोपोली होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। जब मोनोपोली होगी या टोटलिटेरियन स्टेट होगा तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, सबसे ज़्यादा शोषण करने की जो गुंजाइश है वो आ जाएगी। और ह्यूमन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा शोषण और इतना अल्टीमेट टोटलिटेरियन स्टेट कहीं पे नहीं हो सकता जितना इसकी वजह से, एआई की वजह से और डेटा कलेक्शन की वजह से या डेटा कॉलोनाइजेशन की वजह से होगा। क्योंकि अभी तक जो भी टोटलिटेरियन स्टेट रहे ह्यूमन हिस्ट्री में, ये जितना भी कॉलोनाइजेशन का इतिहास रहा है वो जोग्राफिकल एरिया में डिफाइंड रहा है ना, वो जोग्राफिकल एरिया, ये जोग्राफिकल लिमिटेशंस में डिफाइंड रहा है, ये समय में डिफाइंड रहा है, दौर पे डिफाइंड रहा है। लेकिन ये जो है, ये क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ रहा है और पूरी दुनिया को उसने एक तरह से श्रिंक कर दिया है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बाइंडिंग नहीं है, ना समय की, ना जोग्राफिकल लोकेशंस की, ना बाउंड्रीज़ की, किसी भी तरह की नहीं। तो ये जो टोटलिटेरियन स्टेट बनेगा ना, जिसको आप बोलते हैं जो एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट बनेगा, इसका कोई दूसरा, जिसको आप बोलते हैं सानी, आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। और इसी का खतरा जो है उन्होंने जताया है, ठीक है। अब व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डेटा कॉलोनाइजेशन एंड डिजिटल डिक्टेटरशिप। अब जब ये इतनी बातें हो रही हैं, जब मैंने बोला भी कि भाई इतना मुसीबत हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम होगी, तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन हम इसको समझते हैं एक बार इकोनॉमिक मोनोपोली के हिसाब से। इकोनॉमिकली द डेंजर इज दैट अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन हार्वेस्टेड डेटा। फॉर इंस्टेंस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनीज वुड गैदर डेटा ऑन कस्टमर्स लाइक्स, प्रेफरेंसेज एंड ट्रेंड्स। सो इफ अ कंपनी कैन हार्वेस्ट दिस डेटा अराउंड द वर्ल्ड, इट कैन मोनोपोलाइज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सीधा सा एग्जाम्पल है, समझ में आया। क्या होता है कि हर चीज़ जो है, आजकल आपने देखा होगा कि अगर आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की, होता होगा राइट, गूगल पे अगर आपने कोई चीज़ सर्च की, फॉर एग्जांपल अगर आपने यही सर्च किया कि भाई आपको घूमने की कौन सी आसपास जगहें हैं दिल्ली में, या दिल्ली में अच्छे रेस्टोरेंट्स कौन से हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके फेसबुक पे भी आपको उसी तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो पॉपअप होते हुए दिखेंगे, आपको अपने इंस्टा पेज पे भी इसी तरह के पॉपअप्स दिखेंगे, आपको अपने आप गूगल देखेंगे तो आपको इस तरह के दिखेंगे, आपको अपने आप मेल शूट होंगे। तो ये कैसे हो रहा है? हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग, राइट? एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, कहीं ना कहीं सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एंड दे आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, राइट। आज जब इकोनॉमिक मोनोपोली की बात करते हैं, जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करती हूँ मैं, ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं, वो डेटा गैदर करती हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग जरियों से, और वो किसमें पसंद करने की कोशिश करती है। जैसे फेसबुक पे तो बाकायदा मार्क ज़करबर्ग के ऊपर आपको मालूम होगा कि जो सेनेट था यूएस का, उसने क्वेश्चन उठाया था, वहाँ पे मार्क ज़करबर्ग गए थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, सेनेट के सामने, और वहाँ पे उनसे बाकायदा क्वेश्चन आंसर हुआ था। द सेम थिंग हैपन विद सुंदर पिचाई, है ना, जब गूगल के ऊपर हुआ था कि किस तरह का डेटा, कितना सेंसिटिव डेटा गूगल के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी है या फेसबुक के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी है, कितनी इन डेप्थ डिटेल या कितना इन डेप्थ नॉलेज हमारी वेलबींग का, हम कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका गूगल के पास या फेसबुक के पास या और भी जो इस तरह के मेगा जाइंट्स हैं उनके पास है, राइट। तो इसके ऊपर जो प्रिवेसी ऑफ डेटा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया था, और इसके ऊपर आपको ये समझना होगा कि इससे क्या होगा। जैसे आपको मालूम है ना कि आपके लाइक्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं, तो आपको जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करेगा, वो डेटा आपका कलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे वो आपकी लाइक्स, आपके प्रेफरेंसेस के फला जो कस्टमर है उसको मे बी उसको साड़ियाँ पहनने का शौक़ है ठीक है, साड़ियाँ सर्च करता है या साड़ियाँ सर्च करती है, या फिर उसको फलाना जो पेस्टल शेड्स उसको पसंद है, या वो कॉटन के कपड़े पसंद करता है, जो भी वो करता है ना, तो इस हिसाब से वो डेटा अक्यूमुलेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ना रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू भी डेटा अक्यूमुलेट करेंगे, और उस डेटा के ऊपर क्या किया जाएगा, उसके हिसाब से वो अपना जो प्रोडक्शन है वो मोल्ड करेगा, ठीक है। अब कोई एक्स इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो उस हिसाब से डेटा उसके पास है, उसके हिसाब से वो अपना जो प्रोडक्शन है वो पूरा मोल्ड करेगा, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो मोल्ड करेगा, जो उसका कच्चा कपड़ा आता है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किस तरह से वो काम करता है, वो उसी हिसाब से उस डेटा पे बेस करेगा, ठीक है। अब जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है उस डेटा की, वो तो जिस काम से चल रहे हैं, जिस ढर्रे पे चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, उनके पास तो ये नहीं है ना, ये नब्स तो वो नहीं पकड़ पाए हैं। तो जिसके पास ये नब्स है
वो क्या करेगा, वो तो धीरे धीरे पूरा मार्केट टैप कर लेगा, और पूरा मार्केट टैप कर लिया मतलब वो टेक्सटाइल के मार्केट में वो मोनोपोली कर लेगा। मोनोपोली कर लेगा तो बस यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसी का बोलबाला होगा, उसी का सिक्का चलेगा। अब एक पॉइंट तक तो ठीक है कि प्रॉफिट जहाँ तक कमा रहा है वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर मोनोपोली वाली स्टेट आ गई तो फिर वो अपने हिसाब से प्राइसिंग सेट करेगा, है ना। उसमें आप कह सकते हैं कि प्राइसिंग जो है उसमें इन्फ्लेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्राइसिंग जो है वो डायनेमिक होगी, अपने हिसाब से चेंज होगी, डिमांड सप्लाई कर्व पे चेंज होगी। उसके अलावा मोनोपोली होगी तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो डिसबैलेंस होगा, इरेगुलरिटी आएगी मार्केट में। तो आपको समझ में आया कि कितना इसका जो लॉन्गर लार्जर, इसका अगर आप लॉन्गर एक व्यू देखते हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है इसका। एक सिंपल से एग्जाम्पल से हमने बात समझी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली मतलब क्या? ऑल ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड मशीन लर्निंग are produced in a few developed countries and can be used to exploit the rest of the world. It is a fact that 5%, the 5 of the 10 of the top 10 companies of the world in terms of market share are US tech giants. अब क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा वर्ल्ड आज की तारीख में भी इतनी एडवांसमेंट के बाद भी 21वीं सदी में भी यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं हुआ है, राइट। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या इवन डेवलपिंग इकोनॉमीज से बहुत डिफरेंट है ना। तो जितनी अगर हम टेक्नो जायंट्स की बात करते हैं या हम जितने बड़े बड़े टेक्निकल आप कह सकते हैं कि जितनी टेक्निकल, चाहे आप सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरफेसेस की बात कर लीजिए, चाहे आप सर्च इंजन्स की बात कर लीजिए, चाहे आप ऐप्स की बात कर लीजिए, सॉफ्टवेयर्स की बात कर लीजिए, जितने भी टेक्निकल एडवांसमेंट हुए हैं, या फिर आप रोबोटिक्स की बात कर लीजिए, वो हम सब समझते हैं कि वो कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर वो उन इकोनॉमीज़ में होते हैं जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी हैं। जैसे कि अगर आप AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या आप बात करते हैं ह्यूमनॉइड्स की, रोबोटिक्स की, तो आपको मालूम है कि आप एक पर्टिकुलर तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं जो कि ऐसे कंट्रीज़ में जो कि बहुत अभी स्ट्रगल कर रही हैं अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के साथ, जो अपनी नेसेसिटीज़ के साथ उलझी हुई हैं, जो कि अभी अपनी जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा फोकस इन पे है नहीं, है ना। तो फोकस किस पे है? जितनी ज़्यादा शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, या जो एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड एनालिसिस है जो टेक्निकल उसमें है, वो कहाँ पर है? डेवलप कंट्रीज़ में। मतलब कौन सी कंट्रीज़ हो गई जिसमें आप UK कह सकते हैं, रशिया कह सकते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ कह सकते हैं, अमेरिका ऑफ कोर्स यू नो। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो सिलिकॉन वैली जो है आपको मालूम है। उसके अलावा हम बात करते हैं चाइना की या US की, तो आपको मालूम है जितने मेजर बिग जायंट्स हैं टेक्निकल वर्ल्ड में, आप ये समझ सकते हैं कि जितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, आप गूगल उठा लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट उठा लीजिए, आप FB उठा लीजिए, आप ट्विटर ले लीजिए, आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, आप कहीं पे भी ले लीजिए। द थिंग इज all of these things are developed in the handful or the fistful of the economies in the world। ठीक है, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेती, लेकिन हाँ ये बात है कि एक कुछ कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है और बाकी सारी दुनिया को ये केटर कर रही हैं। ठीक है, पूरी दुनिया, बाकी जो दुनिया है वो इनकी क्या है, वो इनकी टारगेट आप कह सकते हैं कि टारगेट ऑडियंस कह सकते हैं या टारगेट मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि जैसे फेसबुक पे बात करते हैं हम, या गूगल की बात करते हैं हम, या किसी भी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इनके पास आपका सारा डेटा अक्यूमुलेटेड है, आपका सारा डेटा आप अपडेट करते हैं, चाहे आप उसको क्लाउड पे अपडेट करते हैं, चाहे आप उसको अलग अलग वेबसाइट्स पे अपडेट करते हैं, बट वट एवर दैट डेटा जो है वो एक्सेसिबल है किसके पास? जो इसके मेकर्स हैं, है ना। और वो डेटा उनके पास ना सिर्फ उनकी कंट्री का है बल्कि पूरी दुनिया का आ गया है एक तरह से। सो नाउ दे हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी और दे हैव दैट काइंड ऑफ power to control or have coercive control over all the data, और वो चाहें तो उसको पूरा अपनी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं unless they are bound by a treaty or they are bound by some agreement जिसके तहत एक secrecy या privacy maintain की जाएगी। ठीक है, अगर ये आप नहीं करते हैं या इस तरह की कोई एग्रीमेंट या बॉन्ड या कोई एक कह सकते हैं आप लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, सो एवरीबडीज डेटा, मतलब पूरी दुनिया का जो एक डेटा है, दैट इज एट द डिस्पोजल ऑफ फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल, है ना, जो कि ये बड़े बड़े जो टेक्नो जायंट्स हैं उनको रन करते हैं।
ठीक है। तो इसके तहत आप ये जैसे मान सकते हैं कि 10 में से 5 कंपनीज, हालांकि आई वाज अ लिटिल रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग नेम ऑफ द यूएस अलोन, बट खैर अब ये तो टेक्निकली सिद्ध हुआ है कि 10 में से 5 जो टेक्निकल कंपनीज हैं, जो टेक्निकल जायंट्स माने जाते हैं, उनको आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर वो यूएस के टेक जायंट्स हैं। ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये डेटा कहाँ जा रहा है, पूरा जो डेटा है ये अक्यूमुलेट होके पूरा डेटा किसके हाथ में जा रहा है। आपको मालूम है कि ये जा रही है यूएस के अंडर की, जो यहाँ पे आई एम जस्ट टेलिंग फॉर द एग्जांपल, आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर एग्जांपल, यूएस के जो टेक जायंट्स हैं उनके हाथ में जा रहा है, और यूएस के टेक जायंट्स के हाथ में जा रहा है। तो यूएस के टेक जायंट्स किसके अंडर आते हैं, या किसके जुरिडिक्शन में, या किसकी लीगल बाइंडिंग में, या किसके अधीन आते हैं, यूएस गवर्नेंस के, राइट। तो इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, इस तरह की कोई सिचुएशन खड़ी होती है, तो ना सिर्फ ये जो जायंट्स हैं वो हमारा डेटा यूज कर सकते हैं, बल्कि even they could be put on, they could be forced or they could be asked to by their respective government to use this data, अगर यही हालात चलते रहे तो। मतलब इससे हम पूरी तरह इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारा डेटा इतना वल्नरेबल है कि कल को चाहे आप तो एक पूरी जो कंट्रीज़ हैं उनके हाथ में भी, और ये गवर्नेंस के हाथ में भी जा सकता है, और उसका पॉलिटिकल मिसयूज़ भी हो सकता है, उसका इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका कोई डेटा को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता। ठीक है। Privacy issues, जैसा कि मैंने कहा, India has more than 600 million internet users who spend significant time online. Extremely personal aspect can be shared with different stakeholders without someone's consent. ठीक है। इसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी जिसमें फेसबुक के ऊपर एक जब एनालिसिस हुआ था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर किया गया था, when the services are free, when the products are given to you by free, are given to you free of cost, then you are the product yourself, right? So you got to understand, if the product is free, then means you are the product. ये मैंने कहीं पढ़ा था, और ये बहुत सही लाइन है कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि फेसबुक फ्री है, ट्विटर फ्री है, या इंस्टा पे पेज बनाना फ्री है, तो ये अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? फॉर दैट मैटर यूट्यूब फ्री है, तो ये अपना रेवेन्यू कहीं से तो जनरेट कर रहे हैं ना। तो इट इज़ द यूजर्स, इट इज़ द सब्सक्राइबर्स, इट इज़ द पीपल हु आर एक्चुअली एनरोलिंग एंड हु आर मेकिंग अकाउंट्स, है ना। अगर आप फेसबुक पे जाके अकाउंट्स बनाते हैं, जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे, ट्विटर पे बनाते हैं, इंस्टा पे बनाते हैं, तो जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे, जितने ज़्यादा एक्टिव अकाउंट्स होंगे, वो उनके रेवेन्यू सिस्टम का हिस्सा है। दिस इज़ हाउ दे जनरेट द रेवेन्यू। सो इफ़ द प्रोडक्ट्स आर फ्री of cost, then always believe, always remember that you are the product. This is the punchline of it, right? तो आपको ये मालूम होगा कि आपके जैसे जो आप फेसबुक पे आपको लगता है कि आप तो बड़ी पर्सनल स्पेस पे अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं यार, अपलोड कर रहे हैं, आपने जो किया है वो तो बहुत ही सेफ है, या क्लाउड पे आपने कर दिया। नथिंग ऑन द इंटरनेट इज कम्प्लीटली सेफ। आप कितना ही उसके इनक्रिप्टेड बोल दीजिए कि एवरीथिंग इज इनक्रिप्टेड, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ये वो सब कुछ है, बट स्टिल एक दो वल्नरेबिलिटी का क्लॉज है वो हमेशा रहता है। ठीक है। उसमें ब्रीच होने का, सिक्योरिटी ब्रीच होने का जो एक पहलू है वो रहता है। आपने सुना ना, हैकर्स होते हैं, देन देयर एथिकल हैकर्स। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें इसमें समझना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं साइबर क्राइम्स की, साइबर सिक्योरिटीज़ की, एआईज़ की, जो कि आज के ज़माने का जो मैकेनिज्म है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ मोर टू व्हाट वी थिंक एंड दिस इज मोर टू व्हाट वी अंडरस्टैंड, राइट। ये जो चीज़ें हम मान के चलते हैं ना कि अगर हमने कोई चीज़ फेसबुक पे डाली है तो हमने अपने पासवर्ड से उसको सिक्योर कर दिया, वो हमारे अलावा कोई नहीं देख पा रहा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। हमारा डेटा बहुत लोग एक्सेसिबल होता है, बहुत आसानी से एक्सेसिबल होता है। दैट इज़ वाई आपने देखा होगा, मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने देखा होगा कि अगर आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की है, या फॉर दैट मैटर अगर आपने अमेजोन पे जाके अपने अकाउंट से कोई चीज़ सर्च की है, या फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ सर्च की है, या किसी भी XYZ उस पर आपने सर्च की है, तो आप देखिएगा अगली बार कि वो चीज़ें आपके फेसबुक पेज पे वो एडवर्टीजमेंट जो हैं उससे रिलेटेड पॉपअप होंगे, या इवन अगर आपके अमेजोन का भी आएगा तो यू कुड सी कि अमेजोन में भी वही चीज़ें आपको चलती हुई दिखेंगी। ठीक है। वाई दैट डज दैट हैपन? क्योंकि आपका जो अमेजोन का जो लॉगिन आईडी होगा वो, और शायद जो गूगल पे आपने अपना या आपने जो अपना फेसबुक पे जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा वो सेम होगा, है ना। तो कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज्ड होगी। दैट इज़
is why everything is interconnected and everything becomes vulnerable, right? So privacy is one of the factors जो कि बहुत ज़्यादा compromise हो जाएगा अगर हम data colonization की इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं तो। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आधार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डेटा ऑफ कनेक्टेड पीपल बट एक्सटेंड बियॉन्ड टू दोज हु आर नॉट कनेक्टेड, आर पुअर एंड आर इलिटरेट. देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर दिस इंफॉर्मेशन बीइंग यूज्ड टू कैच पीपल इन वर्चुअल कैप्टिविटी. अब जैसे कि हमने इनने आधार का एग्जाम्पल दिया है, हमारे यहाँ आधार आपने सुना है कि आधार जो है वो पैन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है, पैन कार्ड जो है वो बैंक से लिंक करना ज़रूरी है. ठीक है, अभी बीच में जो हमारे यहाँ आया है कि आधार आपको बैंक और पैन कार्ड दोनों के साथ आपको अपडेट करना ज़रूरी है, केवाईसी कराना ज़रूरी है, वरना आपके अकाउंट से आप पैसा ना निकाल सकते हैं, ना आप विड्रॉ कर पाएंगे ना आप जमा कर पाएंगे. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए ज़रूरी है. हर जगह पे अगर आप एक IRCTC का रिजर्वेशन कराते हैं या एक एयर टिकट भी बुक कराते हैं तो भी यू आर सपोज टू गिव योर आधार नंबर या एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर दैट मैटर, राइट? आधार नंबर एक इम्पेरेटिव सा हो गया है. आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको आधार कार्ड दिखाना है. अब हो क्या रहा है कि इंडिया में आपको मालूम होगा कि आधार कार्ड का बहुत बड़ा स्कैम भी चला है. ठीक है, बीच में जब बहुत था काफ़ी ज़्यादा, जब वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही थी तभी बहुत बार उभर के भी आया कि बहुत बार देखा गया कि आधार जो है वो नकली आधार कार्ड बनाए गए हैं, नकली डेटा पंचन किया गया है और बहुत सारे नकली जो डेटाज हैं, इवन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स अपने यहाँ जो है वो नकली सर्कुलेट हो रहे थे, राइट? तो इस तरह के जो लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, उसका क्या होता है, उसका खामियाजा कौन भुगतता है? आधार जो है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए तो है नहीं, वो सिर्फ लिटरेट लोगों के लिए तो है नहीं. आधार आप किसी के लिए भी बना सकते हो, मतलब बिल्कुल एकदम 4 साल का बच्चा है उससे लेकर आप एकदम 90-100 साल की अगर महिला व्यक्ति हैं तो भी आपका आधार बन सकता है. अब उसमें से कौन लोग हैं जो कि उसमें कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं दिया कि भाई लिटरेसी आपकी इतनी होनी चाहिए, या आप एजुकेटेड कितने हैं, या आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, या आपकी इवन हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, कुछ भी नहीं है. सब लोग बनवा सकते हैं. ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू गेट द आधार मेड एंड आर रिक्वायर्ड टू गेट द आधार मेड. इन अ वे आपने उसको कंपलसरी तो नहीं किया है ऑन पेपर्स, लेकिन तकरीबन वो कंपलसरी जैसा ही है ना, हर के पास मैंडेटरी है. तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डेटा है, जो इतना बड़ा डेटा है, मतलब इंडिया की आप सोचिए पॉपुलेशन, मतलब 125 करोड़ की आबादी, उसके पास जो आधार कार्ड है वो कितना बड़ा डेटाबेस है और किस लेवल पे उस डेटाबेस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये जो है लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इसको आप कितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मिसयूज़ के लिए, या फिर आप लोगों को वर्चुअली कैप्टिविटी में रख सकते हैं. इसके थ्रू आप चाहें तो आप किसी के बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं, आप चाहें तो आप किसी का घर पता कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके नाम पर क्या कितने बैंक अकाउंट्स अभी संचालित हो रहे हैं आप वो पता कर सकते हैं, एड्रेस पता कर सकते हैं, कितनी गाड़ियां उसके नाम पे फला आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड हैं आप ये पता कर सकते हैं, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ता है या एसोसिएटेड है आप वो पता कर सकते हैं, उसके घर परिवार में कौन कौन है आप ये पता कर सकते हैं. आप उसके बारे में हर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो टैप पे निकाल सकते हैं, राइट? तो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत इंटीग्रेटेड है, बहुत अपवर्ड है, मतलब अपवर्ड है इन द सेंस आपको पेन पेपर जो है एक पेपर के हिसाब से जो ID कार्ड बनते थे उसके हिसाब से डिजिटलाइज्ड है तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, बट कन्वीनियंट होने के साथ साथ ज़्यादा वल्नरेबल भी है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. दूसरी बात आपने देखा होगा कि आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट IRCTC ने एक अभी बहुत बड़ा स्कैम जो था कुछ सालों पहले पता चला था कि क्या हुआ था उसमें कि ये क्या करते थे, ये जो ट्रैवलर जो ये वो होते थे ना ट्रैवल एजेंट वगैरह बीच में जब होते थे तो वो क्या करते थे कि आधार कार्ड आपको डालना होता है उसमें, तो ये क्या करते थे, ये जो नकली आधार कार्ड है इसकी पूरी डेटा शीट ये निकाल लेते थे. ठीक है, अब पता चला कि कोई आदमी है नहीं है जिसका एक कोई भी रैंडम आदमी कोई मर चुका है लेकिन उसका आधार कार्ड है अभी भी इसके पास, या कोई आदमी जिसका घर चेंज हो गया है लेकिन उसका भी आधार कार्ड बना हुआ है, वॉट एवर है ना, मतलब फर्जी आधार कार्ड, उसके बेसिस पे क्या हो रहे थे, टिकटिंग बुक हो जा रही थी. ठीक है, बाद में उसका भांडा फूटता है कि भाई आपको क्योंकि टिकट जो है बीच में कर दिया था कि बिना आधार कार्ड के बुक नहीं होंगे, आपको आधार कार्ड अपना या तो शो करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा. हालांकि अभी तो मेरे ख्याल से वो भी बंद कर दिया उन्होंने, आधार नंबर नहीं डालना पड़ता. बीच में आधार नंबर के हिसाब से होता था, या आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या आपको अपना जो भी आपका पैन कार्ड नंबर वो डालना होता था. फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैंने हालिया जो टिकट बुक कराया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था. तो ये बहुत बड़ा रैकेट सामने आया था. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दुनिया जितनी सिमटी है ना, जितनी ईजी हुई है, जितने प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग जितनी आसान हुई है उतनी ही थोड़ी सी वल्नरेबल हो गई है, थोड़ी सी जो सिक्योरिटी वाइज थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं रखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं रहेंगे तो उसको मिसयूज़ भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट भी बहुत आसानी से किया जा सकता है. Now come to the surveillance part. Infiltration of technology in daily lives along with ongoing development in big data and analytics has provided surveillance opportunities for government and private players. For example, Pegasus स्नूपिंग केस. पेगासस आपने सुना होगा कि अभी बहुत बड़ा केस आया था सामने, ठीक है. तो अगेन वही हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है या इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं या फिर आपकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं या इनफैक्ट इवन जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से सर्वेलेंस में हैं या डिटेक्टिव सर्विसेज हैं या आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स हैं, वो आपका जो डेटा है उसको बहुत आसानी से सर्वेलेंस पे डाल सकते हैं. आपको बहुत ज़्यादा आसानी से वो ट्रैकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा आसानी से अब वो चीज़ें जो एक टाइम पे बड़ी मुश्किल थी वो बहुत आसान हो गई है. मतलब जो लैंडलाइंस को टैप करना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था, आपको पूरी परमिशन चाहिए होती थी, इंटेलिजेंस की परमिशन चाहिए होती थी, बहुत आज भी आपको परमिशन चाहिए होती है, ठीक है. आज भी अगर आपको किसी का फ़ोन सर्वेलेंस पे डालना है तो आपको उसकी परमिशन चाहिए होती है लिखित में, और वो परमिशन हर कोई नहीं देता आपको. उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, जुडिशियल प्रोसीजर है, उसके बाद मिलती है. बट फिर भी आजकल ऐसे स्पाइस ऐप आ गए हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे बहुत आसानी से टैप किया जा सकता है. आप किसी तरह से एक कह सकते हैं आपके हिडन स्पाई ऐप्स आ गई हैं जो कि आप किसी के मोबाइल पे चाहें तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप पूरी उसकी गतिविधियां जो हैं पूरा आप ट्रैक कर सकते हैं. एक सिंपल आजकल आपने देखा हो गया हॉक्स जो लिंक्स आती हैं, आपको हॉक्स लिंक्स भेजी जाती हैं, उसको अगर आपने दिया, सामने वाले ने अपने मोबाइल से उसको उस लिंक पर बस प्रेस किया और पूरा जो एक बार वो उसकी बैकग्राउंड में वो जो लिंक के थ्रू जो पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसके थ्रू वो पूरी तरह से आपका डेटा जो है वो असेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है. इसी के थ्रू आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे जो पोर्नोग्राफी फ्रेक साइट्स हैं वहाँ पे बहुत सारी जो पर्सनल पिक्चर्स हैं वो चली जाती हैं, बहुत सेंसिटिव डेटाज जो हैं वो लीक हो जाते हैं. तो सर्वेलेंस एक तो बहुत आसान हो गया है और डेटा की चोरी करना बहुत आसान हो गया है, ठीक है. तो दोनों तीनों चीज़ें हमें समझ में आई. अब पेगासस केस क्या है? पेगासस बेसिकली एक स्पाईवेयर है, बहुत इसने धूम मचाई थी, अगर आपको याद हो पिछले साल की बात है शायद. और इसमें हुआ क्या था कि इजरायली NSO जो वहाँ की जो साइबर कंपनी है उसने इसको बनाया था. और वहाँ पे सबसे पहले तो बात ये हुई कि भाई जो इजराइल के ही जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो अपने ही लोकल जो अपने सिटीजन्स हैं उस पर स्पाई करने के लिए इस ऐप को यूज़ कर रहे थे, ठीक है. किसी भी उस पर यूज़ हो जाता है. तो इसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि एंड्रॉयड पे भी हो सकता था और iOS जो फ़ोन्स होते हैं आपके एप्पल वाले उस पर भी हो जाता था, ठीक है. तो इसमें क्या था कि ये बिना आपकी जानकारी के आपके फ़ोन में ही इंस्टॉल हो सकता था और आपका सारा डेटा जो है वो अथॉरिटीज़ के पास जा सकता है. अब जहाँ तक ये इजराइल का अंदर का मामला था, अंदरूनी मामला था, तब तक तो उतना हंगामा नहीं हुआ. लेकिन ये हंगामा ज़्यादा होना तब चालू हुआ जब FBI ने, जब आपको मालूम ना फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे अपने यहाँ रॉ है वैसे ही अमेरिका में FBI है, उन्होंने जब इस बात की पुष्टि कर दी, उन्होंने जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया एलिजिडली कि वो स्पाईवेयर का यूज़ कर रहे थे और पेगासस उन्होंने NSO से परचेज़ किया है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है. तो उसमें बन गई दुनिया में, जिसको उससे मच गई दुनिया में, जिसको बोलते हैं ना खलबली या हड़कंप, ठीक है, क्योंकि वो स्नूप कर रहा था आपके डेटा को. इसके अलावा इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें 10 प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, किंग थे जिन्होंने अपना फ़ोन जो है वो देने से मना कर दिया और उनके फ़ोन्स पे उनके जो पर्सनल नंबर्स थे उन पे भी पेगासस के द्वारा नज़र रखी जाने लगी और वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे और पेगासस के थ्रू उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ली जा रही थी. तो आपको समझ में आया कि कितना ख़तरनाक एक फ्लिप साइड हो सकता है टेक्नोलॉजी का. आप सोचिए कि जब कंट्रीज़ के प्रीमियर्स को नहीं छोड़ा जा रहा तो आम आदमी का डेटा तो कितना ज़्यादा वल्नरेबल और कितना आसानी से एक्सेसिबल होगा अगर अथॉरिटीज़ चाहें तो उनके पास पहुंचना. इसके अलावा साइबर क्राइम्स,
India is witnessing a significant change in the nature of cyber crimes. It is now extremely organized and collaborative. Moreover, as the volume of data on internet is expanding exponentially and the spread of new technologies like artificial intelligence, the Internet of Things, big data possess a threat of abuse and misuse of the data. यही चीज़ बार बार हम वही कह रहे हैं कि ये चीज़ें इतनी आसानी से हो गई हैं. ये वही वाली बातें हैं जो हमने कही हैं कि साइबर क्राइम बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी से डेटा चोरी किया जा सकता है, बहुत आसानी से बचा जा सकता है. पेगासस आपके फ़ोन में है या नहीं है, इसको आप एसेस करना चाहें तो आपके पास उसके लिए भी टूल्स उपलब्ध हैं. आप अपने मोबाइल में जाके आपकी जो सिक्योरिटी टूल्स हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कोई स्पाईवेयर तो नहीं है. आप चाहें तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टूल्स. लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि टेक्नोलॉजी ने अगर चीज़ों को बहुत आसान किया है तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल कर दिया है. जिसको हम कहते हैं ना, एक गार्डेड दुनिया से, एक ककून के अंदर से हमको निकाल के बिल्कुल बाहर बिल्कुल प्रोजेक्ट कर दिया है. और जहाँ पे किसी भी तरह का कोई जिसको कहते हैं ना, कोई गार्ड हमारे आसपास नहीं है, राइट. उसने हमारे सारे जो डिफेंस हैं उनको डाउन कर दिया है. ये बहुत बड़ी उसका एक जो फ्लिप साइड है वो ये है. लेकिन उसके साथ ये भी है कि आप इनसे हैंडल कैसे करेंगे, या आप जैसे मैंने कहा कि हैकर्स जो होते हैं उनसे डील करने के लिए एथिकल हैकर्स होते हैं, है ना. तो इस तरह के ऐप्स को काटने के लिए भी टूल्स हैं जो बनाए गए हैं, सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं. जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी जो टूल डेवलप किया है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं. एज आई सेड, देयर इज द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन द टू थिंग्स, द गुड एंड द बैड. पहले के ज़माने में अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई थी वो अलग तरह की होती थी. आजकल क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया तो अच्छाई और बुराई, ये जो भी लड़ाइयाँ हैं वो सब जो है वो कंप्यूटर पर आ गई है, वर्चुअल हो गई है. ठीक है. इसके अलावा इंडिया फ्रेमवर्क टू मेंटेन डेटा बैलेंस, हम अपनी बात करते हैं कि दुनिया की तो हमने समझ ली. इंडिया फ्रेमवर्क टू मेंटेन डेटा बैलेंस क्या है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019. It seeks to provide for protection of personal data of individuals and establishes a data protection authority for the same. It also has provision regarding transfer of data outside India in order to address the issue of data colonization. ठीक है. अब इसमें हम जब अपने यहाँ की बात करते हैं इंडिया में, तो हमारे यहाँ दो तीन चीज़ें हमें समझना ज़रूरी हैं. एक तो हमारे यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी सेल है वो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्गली उसको जो है वो इम्प्लांट किया गया है हर स्टेट में. ठीक है. उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ नेट न्यूट्रलिटी है एक तो नेट न्यूट्रलिटी के साथ साथ हमें यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि उसके साथ अगर हमने नेट न्यूट्रलिटी दी है अपने सिटीजन्स को तो उसके साथ हमें कोई ना कोई अथॉरिटेटिव एक ऐसा टूल देना उनके हाथ में ज़रूरी था, या हमें एक प्रोटेक्शन, या आप कह सकते हैं कि एक तरह का एग्रीमेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि होना ज़रूरी था, जिसके थ्रू आपका ब्रीच ना हो, आपका डेटा या प्राइवेसी आपकी ब्रीच ना हो. ठीक है. तो उसके लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया 2019 में, जिसमें कहा गया कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल data of individual and establishes a data protection authority for the same. ठीक है. एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी देता है इंडिविजुअल्स को, किसके तहत? पर्सनल डेटा बिल के तहत. ठीक है. और ये भी कहता है कि अगर आपको अपना डेटा जो है वो रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ डेटा, इसमें एक ये भी उनने वो कहा है, बुनियादी तौर पे ले डाउन किया है कि भाई अगर अपना डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो उसके भी कुछ नियम कायदे कानून हैं. मतलब आप देखा जाए तो ग्लोबल जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं या इंटरनेट की बात करते हैं तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती. लेकिन अगर डेटा अगर आपको अपना शेयर करना है या कुछ करना है तो उसके लिए उन्होंने उसको रेगुलेट करने की कोशिश की है. ठीक है. ताकि ये जो इशू है ना, जो डेटा कॉलोनाइजेशन का, इससे डील कर सकें. सेंसिटिव पर्सनल डेटा में बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर प्रोसेसिंग विद explicitly consented by the individual or subject to certain additional condition. However, such sensitive personal data should continue to be stored in India. अभी उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई डेटा आप बाहर शेयर करना चाहते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप बाहर शेयर करना चाहते हैं, तो वो आपका इंडिविजुअल का डिस्क्रिशन होगा, इंडिविजुअल का कंसेंट होगा. लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि नेशनल हित में नहीं है, या नेशनल, आप कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, या आपकी कंट्री की सॉवरेनिटी जिस पे क्वेश्चन आती है, तो वो डेटा आपको एक्सक्लूसिवली इंडिया में ही स्टोर होगा. उसको बाहर भेजने के लिए भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं और कड़े नियम बनाए गए हैं. ठीक है. क्रिटिकल पर्सनल डेटा कैन ओनली बी प्रोसेस्ड इन इंडिया, जो कि बहुत ही क्रिटिकली पर्सनल डेटा है वो सिर्फ प्रोसेस किया जा पाएगा इंडिया में. पर्सनल डेटा अदर देन सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डेटा डोंट हैव सच लोकलाइजेशन मैंडेट्स.
ये बात आपको समझनी होगी कि जब मैंने कहा कि फ्री इंटरनेट या फ्री दुनिया की जब हम बात करते हैं तो कोई जोग्राफिकल लोकेशंस की कोई किसी भी तरह की सीमाएं नहीं है, है ना, कोई डेमोग्राफिक डिवाइड भी नहीं है, कोई जोग्राफिकल डिवाइड भी नहीं है। तो लेकिन क्या है कि पर्सनल और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है, चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे वो देश से, अगर स्टेट से रिलेटेड है तो वो बहुत ही जिसको आप बोलते हैं कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन हो गई तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो अगर बहुत ही क्रिटिकल नेचर की है, अगर बहुत ही पर्सनल नेचर की है तो वो इंडिया में प्रोसेस की जाएगी। लेकिन अगर जनरल इन्फॉर्मेशन है, जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, तो फिर उसके ऊपर कोई भी लोकल मैंडेट्स शामिल नहीं होंगे या कोई भी अप्लाई नहीं होंगे। Supreme Court in KS Puttaswamy case had declared right to privacy is a fundamental right, hence protecting individual privacy is constitutional duty of the state, thereby tackling digital dictatorship to an extent। अब ये क्या हुआ था, इसमें उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के सामने, जैसे मैंने कहा कि अपने यहाँ जो नियम बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर आप धाराएं देखते हैं तो आईपीसी की धारा हो गई, आपकी एविडेंस एक्ट की धारा हो गई, या आपकी जो भी जो सीआरपीसी, जो मेन चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमारा जो डिफेंस, जो क्रिमिनल सिस्टम है वो काम करता है, जो जुडिशल सिस्टम इंडिया में काम करता है, साइबर सिक्योरिटी एक्ट तो बाद में आए हैं, तो उसके तहत कोई स्पेसिफिक ऐसी धाराएं नहीं थी जो कि इस पर्टिकुलर डेटा कॉलोनाइजेशन को टैकल कर पाती, है ना। साइबर सिक्योरिटी में जो अभी एक्ट आ गए हैं, लॉज बन गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे कोई पीनल कोड में, हमारी आईपीसी में कोई भी ऐसी धाराएं निर्धारित नहीं थी। तो इस तरह के मामलों में क्या होता है कि आपको मालूम है कि जब कोई इंडिविजुअल केस या रिट दायर करता है अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया या अगेंस्ट द स्टेट ऑफ द अगेंस्ट द XYZ स्टेट ऑफ द इंडिया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है कि या तो उसका वो जो ऑलरेडी लेड लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं या एक्ट हैं उसके बेसिस पे वो कुछ उसको अपनी तरह से उसको जो गिवन सिचुएशन है या गिवन केस है उसके हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करे, समझे, रिसर्च करे और उसके हिसाब से वो धाराओं को फिट इन करें वहाँ पे, या फिर वो उसका एक नई तरह से मूल्यांकन करे, नई तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। ठीक है, तो अब ये जो केस पुट्टास्वामी केस हुआ था, इसमें डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। आपको मालूम है हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट निहित हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट है। अब बात यहाँ पे जैसे केएस पुट्टास्वामी की आती है, ये बेसिकली कौन थे, रिटायर्ड जस्टिस थे, और यहाँ पे फिर से जो बात है वो आ जाती है आधार कार्ड पे। आधार कार्ड पे घूम फिर के कैसे आ जाती है, क्योंकि आधार कार्ड में किस तरह से हमारा डेटा स्टोर किया जाता है, ना सिर्फ हमारी बाकी जितने भी हमारे कार्ड्स बनते हैं उसमें आपको मालूम होगा DL है या बाकी सारे जो भी कार्ड्स पहले भी बनते थे हमारे उसमें, या पैन कार्ड, उसमें हमारी डिटेल्स दी जाती थी, फिलअप की जाती थी, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह दिए जाते थे, उससे होता था। लेकिन आधार कार्ड बहुत हाईटेक, हाई लेवल एडवांस्ड कार्ड था, इन द सेंस कि उसमें हमारे बायोमेट्रिक्स लिए जाते थे, हमारी आई स्कैनिंग होती थी, हमारी बहुत सारी चीज़ें ली जाती थी, राइट। तो बहुत सेंसिटिव डेटा था वो, और इसको क्या हुआ था कि काफ़ी सारी जगहों पे, जैसे मैंने कहा कि कंपलसरी पहले तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन बाद में जैसे काफ़ी सारी स्कीम्स में उसको कंपलसरी भी कर दिया गया। काफ़ी सारी जगहों पे आधार कार्ड होना ज़रूरी माना गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया, और उसको क्या करते हैं वो कि एक क्लिक पे आपका सारा जो ब्यौरा है वो उनके पास अवेलेबल है। मतलब आपका चाहे पुलिस का वेरिफिकेशन हो, चाहे IT का वेरिफिकेशन हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को करना हो, तो मात्र आपके आधार कार्ड्स के वो आपका सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं, इवन आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स भी हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ठीक है, तो आपने कोई क्राइम सीन किया है, कुछ भी किया है, तो दैट बिकम्स वेरी ईजी फॉर देम टू डिटेक्ट। ठीक है, तो जितना पहले का जो हैसल था वो सब ख़त्म हो गया, लेकिन उससे हुआ ये कि जितना भी आधार कार्ड का डेटा था वो पूरी कंट्री का एक साथ क्यूमुलेट किया गया, एक साथ रखा गया, और उसको एक साथ जो है वो स्टोर किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जब आपका जो डेटा है वो जो स्टोरिंग है उसकी वो तो हो गई, ठीक है, लेकिन उसकी कोई बहुत ऐसे आप ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सिक्योरिटी के मेजर्स उसको सेव करने के लिए नहीं लिए गए हैं। ऑल्दो कि वो डेटा इतना सेंसिटिव है और अगर लीक हो गया तो बहुत इशूज़ हो सकते हैं। कोई बहुत जिसको बोलते हैं ना कड़े नियम कानून उसकी सिक्योरिटी के या उसकी सिक्योरिटी मेजरमेंट के लिए नहीं लिए गए हैं सरकार द्वारा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब वो नहीं लिए गए हैं तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है जो आपकी हिंडर हो रही है, इसके ऊपर जो है ये जस्टिस के पुट्टास्वामी ने क्वेश्चन उठाया कि भाई ये तो राइट टू प्राइवेसी है हमारी, जिसको आप हिंडर कर रहे हैं या आप जिसको ब्रीच कर रहे हैं या इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ठीक है, भारत का संविधान जो है
इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यहाँ के नागरिकों को राइट टू प्राइवेसी है या नहीं है। इसके ऊपर सवाल उठाया, दो चीज़ें हुई, आधार कार्ड के ऊपर भी और राइट टू प्राइवेसी पे भी। अब राइट टू प्राइवेसी में पहले जो केसेस हुए थे, खड़क सिंह का हुआ था वर्सेस वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया, और भी केसेस हुए थे। तो उसमें उन्होंने बोला कि नहीं भाई, राइट टू प्राइवेसी जो है वो स्टैंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन इस वाले केस पे क्या हुआ, के एस पुट्टुस्वामी के केस में 9 जजेस की बेंच बैठी, उन्होंने इस पे डिस्कशन किया, बातचीत की और ये कहा कि भाई पूरा निर्णय हुआ, रिसर्च हुआ, उन्होंने पूरा हर तरह से इसका आकलन किया और उन्होंने कहा कि वो जो खड़क सिंह के मामले में जो आया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको हम खारिज करते हैं और हम कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, उसका दर्जा उसको दिया गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई आधार कार्ड एक्ट को जो है उन्होंने पारित किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मान्य है, इसको मान्य रखा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन केस कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट पे। और पुट्टुस्वामी का केस जो है वो राइट टू प्राइवेसी जो है एज अ फंडामेंटल राइट, ये इसका बहुत लैंडमार्क है। ये क्वेश्चन जो है ये भी आ सकता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं था पहले, राइट, तो ये किसके बाद आप किस केस को इसका लैंडमार्क मानते हैं, तो दैट इज के पुट्टुस्वामी, ठीक है। Hence, protecting individual privacy is constitutional duty of the state। इसके बाद ये बात सामने आई कि भाई आपकी प्राइवेसी और आपकी जिसको आप बोलते हैं कि आपकी निजता जो है वो आपकी स्टेट का या आपके जो यूनियन है उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर उसका वो अथॉरिटेटिव भी है इस मामले में और वो आंसरेबल भी है, अकाउंटेबल भी है अगर आपका डेटा लीक होता है तो। और अगर ये बात करते हैं, अगर डिजिटल डिक्टेटरशिप की बात होती है तो उसको टैकल करने की जिम्मेदारी भी स्टेट की होगी, ठीक है। अब ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है? अगर हम ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ओसाका डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी, G20 कंट्रीज अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ ओसाका ट्रैक, ठीक है, a process that aims to intensify effort on international rule making on digital economy, especially on data flows and e-commerce, while promoting enhanced protection for intellectual property, personal information and cyber security। अभी तक हमने ओसाका ट्रैक हालांकि साइन नहीं किया है, ठीक है। ओसाका ट्रैक में भी इसी तरह की बात हुई, G20 की सबमिट हुई थी, उसमें इस तरह की एक ट्रीटी हुई, साइबर सिक्योरिटी ट्रीटी थी, जिसमें बात की गई कि भाई आपको किस तरह से इसको टैकल करना है। ये साइबर थ्रेट्स, इतनी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल कॉलोनाइजेशन को कैसे चेक करेंगे, या फिर हम स्पेशली डेटा फ्लो किस तरह से होगा, ई कॉमर्स किस तरह से वर्क करेगा, और अगर हम प्रोटेक्शन जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, जिसको IPR बोलते हैं, IPR को हम किस तरह से फंक्शनल होगा, IPR अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग ये जो G20 कंट्रीज़ हैं स्पेशली उसमें, और किस तरह से जो प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो किस तरह से लागू होंगे, इसके ऊपर बात हुई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरह से चलेगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्टोर की जाएगी, किस तरह से उसका एनालिसिस होगा, ये डिफाइन किया गया। और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी जो है वो तो है ही। अब क्या हो रहा था ना, ये जो बात हो रही है ई कॉमर्स की भी, ई कॉमर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे आपको मालूम है इंडिया में अभी जब इंडिया चाइना का प्रॉब्लम चल रहा था तो बहुत सारी चाइनीज़ वेबसाइट्स जो हैं अपने यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई थी। उसके दो रीजंस थे। पहली चीज़ तो ये थी कि ऑब्वियसली हम उनकी इकोनॉमी को, इकोनॉमिक का एंगल था उसमें कि हम चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि चाइना का बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक का जो मार्केट है, जो अगर आप बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का जो एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा इंडिया है, ठीक है। तो एक तरह से हम उनकी इकोनॉमी पे चोट पहुंचाना चाहते थे, वो एक रीज़न तो था। सेकंड ये भी था कि हमारी जो सिक्योरिटी सर्विसेज थी या हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज थी, उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई थी कि शायद चाइना जो है वो अपने ऐप्स के ज़रिए, अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए, अपने डिजिटल ऐप्स जो कि इंडिया में यूज़ होते हैं उनके ज़रिए इंडिया का जो डेटा है, सेंसिटिव डेटा जो है लोगों का, सिटीजन्स का, उनको चुरा रहा है। और साइबर थेफ्ट का भी ख़तरा जो है वो सामने आया था निकल के, ठीक है, और स्पाई कर रहा है, और साइबर थेफ्ट का भी बहुत बड़ा ख़तरा निकल के सामने आया था, और इस कारण हमने उन पे प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं कि आगे का वे क्या है। हमने डिस्कशन फिर से कर लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम समझ गए कि किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो हम समझ गए। अब हम आगे का रास्ता देखते हैं। अगर हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं डेटा प्रोटेक्शन का, तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ऑल स्टेक होल्डर्स अलाइन देयर पॉलिसीज विद रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन।
encourage adoption of privacy by design principles, explore the possible consent required at the time of data collection। अब क्या होता है, हालांकि ये सारी ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इसमें आपने देखा होगा कि उसमें कई बार आप जब कोई चीज़ करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, है ना। किसी भी आप नई वेबसाइट पे जब आप उसको डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, या आप कोई नई वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतने लंबे चौड़े लिखे होते हैं और नीचे लिखा होता है आई एक्सेप्ट और आई डिनाई, ठीक है। तो आपके पास अगर आप उस पर ऐप पे एनरोल करना चाहते हैं तो सिवाय वो आई एक्सेप्ट पे टिक करने के आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो अब होता ये है कि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये इतने ज़्यादा, अब हम तो उस पर टेक्निकली हम राइट आई एक्सेप्ट अलाउ करते जाते हैं। कई बार हमारे उसमें भी लिखा होता है कि अलाउ द एप्लीकेशंस, अलाउ द ऐप टू असेस योर पर्सनल डेटा, अलाउ द ऐप टू असेस योर कैमरा और योर पर्सनल नंबर्स और जो भी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट या आपकी आपकी जो गैलरी है वो, और हम सब पे अलाउ करते जाते हैं बिकॉज हमें उस टाइम पे वो यूज़ करना होता है। तो ये जो पॉसिबल है प्रॉब्लम है कंसेंट की, तो कंसेंट रिक्वायरमेंट तो ठीक है, कंसेंट रिक्वायरमेंट तो अभी भी होता है, लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉम्प्रहेंसिव कंसेंट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है कायदे से। कि इतना अगर आप लिख देंगे उसमें इतने सारे वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप लिख देंगे, जैसे वो इंश्योरेंस बेचते हैं तो लिख देते वो कि ये मार्केट जोखिम के अधीन है। अब वो पूरी बात तो आपने बहुत अच्छी बोली, मार्केट जोखिम के अधीन है, क्या समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ में आया आपके, है ना। तो इस तरह से कंसेंट फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। या तो आप इसको नॉर्मली कीजिए, आप ऐसे तो लिखिए कि सामने वाला कम से कम 4-5 लाइन हो तो आदमी पढ़ेगा भी, 5-10 लाइन हो तो भी आदमी पढ़ लेगा। इतने बड़े बड़े फर्रे कौन पढ़ेगा एक्सेप्ट करने से पहले? तो एटलीस्ट ये जो कंसेंट रिक्वायरमेंट है ये तो होती है, लेकिन एटलीस्ट इट शुड बी डन इन अ कॉम्प्रहेंसिव वे। आप कॉम्प्रहेंसिव दीजिए ना। और ये कंपनीज जान के नहीं करती, ये कंपनीज जान के नहीं करती, क्योंकि आप अगर भाई इनको पढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। अगर आपने उसको डिनाई करना चाहें तो उसका तो ऑप्शन ही आपको दे नहीं रहा है, पहली बात। अगर आपको उनका ऐप चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन चलिए फिर भी आप डिनाई कर दीजिए। तो ये है कि आपने पढ़ा तो है नहीं। बाद में अगर आप कोई रेस करते हैं, कोई डिस्प्यूट, तो क्या होगा, ये बोल देंगे कि हमारे तो एग्रीमेंट पे जिस पे आपने टिक किया था, ये जिस पे आपने एक्सेप्ट किया था, ये जिस पे आपने अलाउ किया था, उसमें ऑलरेडी चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। तो ये दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए हमें कॉम्प्रहेंसिव करना होगा। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अलाइन करनी होगी पॉलिसी जो रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने कहा कि एग्रीमेंट है, हमारे यहाँ तो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसी तरह जो और भी एग्रीमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि लोग एक्चुअली उससे डेटा प्रोटेक्शन हो, मतलब सिर्फ ऑन पेपर्स ना हो, ऑन पेपर सिर्फ कहने सुनने की बात ना हो, जैसे जो हम एग्रीमेंट्स को अग्री करते हैं सिर्फ वैसी बात ना हो, एक्चुअली डेटा प्रोटेक्शन का काम हो। इस तरह के एग्रीमेंट्स बनाने होंगे, अलग अलग गवर्नमेंट्स को भी बनाने होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो इसमें काम करती हैं, एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट दीज एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस एंड पुट टू यूज, राइट। अगर कुछ होता है तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, या लोग उसके पास जाके उसको ये चीज़ इस्तेमाल कर सकें और कह सकें कि भाई चीज़ें जो हैं हमने दिस वॉज, अगर हमारा ब्रीच हुआ तो एक तो अवेयरनेस होना लोगों में ज़रूरी है कि वो कह सकें कि भाई हमने इस एग्रीमेंट के तहत अपना डेटा जो है आपको दिया था, तो अब अगर इसका ब्रीच हुआ है तो आपको हम सू कर सकते हैं या आपको हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल डेटा गवर्नेंस, पॉलिसी मेकर्स शुड प्रोवाइड मल्टीपल मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पर्सनल डेटा, encourage firms to improve consumer trust through greater transparency about how they manage data, support the development of global data related standards and provide more assistance to developing countries to help with digital economy policy। एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमिक पॉलिसी आना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉज बनना इस पर बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है, इंटरनेशनल आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनना ज़रूरी है, जैसे कि हमने बाकी सारी चीज़ों का बनाया हुआ है ना, पॉलिटिकल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वैसे हमने बनाए हुए हैं, या हमने नेगोशिएशंस के लिए बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक पोर्टल्स बनाए हुए हैं, वैसे ही हमें साइबर पोर्टल्स भी बनाने होंगे, साइबर प्लेटफॉर्म्स भी बनाने होंगे, जिसमें एक तरह का यूनिफॉर्म लॉ जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए चले, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो ग्लोबल लेवल पे, सबसे बड़ी बात। उसके अलावा इसमें हम ये बात करें कि भाई हम हर कंट्री का जो एक सिटीजन का डेटा है, जो इंडिविजुअल्स का डेटा है, उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हम डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी जो है हर कंट्री की हमें वर्कआउट करें हम उस पर, और उसमें हम हर कंट्री को एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये विश्वास दिलाएं, उनको आश्वस्त करें कि उनका जो डेटा है वो मोनोपलाइज नहीं होगा, या कॉलोनाइजेशन के तहत नहीं आएगा, या मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है।
इससे क्या होगा, इससे हर कंट्री के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो गवर्नमेंट पे भी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशंस पे भी रहेगा, और अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है तो उसके ऊपर भी रहेगा। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक तरह की ट्रांसपेरेंसी अगर रहेगी तो आपका भरोसा, क्रेडिबिलिटी भी बनी रहेगी। अब बात हो रही है वर्क विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज टू क्रिएट interoperable data sharing framework. This would support the responsible and ethical cross-border sharing of data. अब ethical cross-border sharing of data मतलब बेसिकली आप ये वो उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में कर सकते हैं जिनके bilateral ties जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहें कि ये चीज़ आप इंडिया पाकिस्तान कर ले या रशिया यूक्रेन कर ले तो नहीं हो पाएगा, है ना। या फिर अगर आप बात कर लें कि इज़राइल और अमेरिका कर ले तो नहीं हो पाएगा, इंडिया चाइना कर ले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है। तो आपको जो एक जैसी जो कंट्रीज़ हैं जो कि ऑन द सेम पेज हैं या जिनके जो नेगोशिएशंस हैं वो पीसफुल रिलेशन है जिन कंट्रीज़ के बीच में, वो एथिकल क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं। रोबस्ट एंड कॉम्प्रहेंसिव पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जैसे मैंने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट और थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रहेंसिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर ऑर्डर टू टैकल डिजिटल डिक्टेटरशिप बैक एट होम ड्यू टू इंपॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू पब्लिक अवेयरनेस। सबसे बड़ी बात तो एक तो पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है। जैसे जो चीज़ें मैंने आपको बोली ना, कई बार इतनी सड़ी सी चीज़ें होती हैं कि ऑनलाइन जब ट्रोलिंग होती है ना, ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं उल्टे सीधे अनशन कमेंट करते हैं लोग ट्विटर पे, और उनको लगता है कि एनोनिमिटी के पर्दे में कि भाई हमें कौन देख रहा है, कोई नहीं जानता। अनशन आपने कुछ भी नाम रख दिया ट्विटर हैंडल का अपने और आपने लिख दिया, है ना, उसमें आप अपना सही नाम भी नहीं देते। तो आपको क्या लगता है कि भाई इसमें तो क्या है, हमें कौन पता चल रहा है, कौन हमें आके पकड़ रहा है, कौन हमारा क्या ही कर लेगा। Those people are so foolish that they don't even realize कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, आप किस कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हैं, आप किस स्मार्टफोन से ऑपरेट कर रहे हैं, आप किस गैजेट से ऑपरेट कर रहे हैं, उस तक भी पहुँचा जा सकता है अगर पहुँचना चाहे एजेंसीज तो, ठीक है। अगर आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं आपका IP एड्रेस यूँ निकाल सकते हैं, वो आपके घर तक, आपके फ़ोन तक पहुँच सकते हैं, राइट। सो इट इज़ नॉट अबाउट द एनोनिमिटी, इट इज़ अबाउट आपको, इट इज़ जस्ट द थिंग्स आर नॉट गेटिंग दैट सीरियस। अगर एक्चुअली कोई ट्रोल कर रहा है मुझे ट्विटर पे और मैं एक्चुअली अगर कोई मुझे डेथ थ्रेट देता है और मैं साइबर सिक्योरिटी में उसकी कंप्लेन करती हूँ तो दे विल ट्रैक डाउन दैट पर्सन इन नो टाइम। इट इज़ जस्ट दैट पीपल आर वेरी ओके विद इट कि ठीक है ऑनलाइन ट्रोलिंग ही तो है, लोग भी उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर आप सीरियसली उसको लेने लगे तो वो जो आदमी है उसको ट्रैक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपकी हर चीज़ जो है आप बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना, आप अपने अंदर ही GPS लगा के घूम रहे हैं आज की डेट में, ये हालत हो गई, क्योंकि फ़ोन तो आपके हाथ से छूटता नहीं है। तो आपकी जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना, आप अपने अंदर ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। इतना आसान हो गया, बल्कि पहले मुश्किल था, पहले कोई भी चीज़ ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। आजकल तो वी आर स्लेव टू दी टेक्नोलॉजी, तो हमें आज की डेट में टैप करना और पकड़ना तो बहुत ही आसान है। और ये जो है ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। पकड़ना आसान है तो ये एक तरह से अच्छी भी बात है, लेकिन एक तो लोगों में ये सेंस भी नहीं है कि भाई आप जो अपना डेटा है वो कितना सेंसिटिव है। OTPs वगैरह जो आपके आते हैं वो आप किसी से भी शेयर कर देते हो, वो आप अगर आपके डेटा में, अगर आपके मोबाइल में कोई स्पाईवेयर है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास जो अनसॉलिसिटेड लिंक्स आते हैं आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डेटा जो है वो चोरी हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैक हो सकती हैं, एवरीथिंग इज सो वल्नरेबल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल बिकम अवेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक अवेयरनेस आए ताकि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके और हम टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ कर सकें। बेटर इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेशन एंड एफिशिएंट ग्रीवेंस रिड्रेसल। और ये जो होता है ये बात आ रही है कि भाई अगर कोई चीज़ हो ही गई, खुदा न खास्ता कोई चीज़ घटित हो गई, कोई चीज़ ऐसी हो गई अनहोनी जो आपको लग रहा है कि यार गलत हो गया ये साइबर उसमें, तो उसके लिए फिर साइबर जो एक्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और बहुत एफिशिएंट रिड्रेसल होना चाहिए आपके ग्रीवेंसेस का, ठीक है। With this we come to an end of data colonization. I hope the concept is very very crystal clear to you. बहुत मुश्किल नहीं था, आज का था, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मतलब IGK के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग बिल्कुल टेक्निकल जनरेशन है ना, बिल्कुल जिसको बोलते हैं जेन, क्या बोलते हैं आप लोग, जेन जी, इस टाइप की कोई जनरेशन है ना आप लोग, तो ये तो कम से कम आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए। मतलब आप तो शायद समझते भी होंगे, तो और भी जो लोग हैं ना जो उतने टेक
टेक सेवी नहीं है आपके घर में, उनको भी समझाइए, ठीक है। अब लेकिन समझाने के लिए खुद का समझना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको जाना है, अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो यू नीड टू गो टू बैगनेट ब्रेन्स वेबसाइट। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। आपको मालूम है कि K-12 से लेके NTSC ओलंपियाड सब कुछ हम कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओलंपियाड पे गए, ठीक है, ओलंपियाड पे क्लिक कर दिया तो इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस और ये आ गया अपना GK ओलंपियाड, ठीक है। इसको ओपन किया, जो भी पढ़ाते हैं हम वो सीक्वेंस ऑर्डर में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं, तो इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको शॉर्टी नोट सीरीज़ मिलेंगी, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसको खोलोगे तो इस तरह का एक यूज़र पेज आएगा, मतलब विंडो आएगी, उसमें आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, आगे पीछे आप करके देखोगे तो यू वुड कम टू नो वट एवर द डिटेल दैट यू वांट टू नो, आप वो पूरा देख सकते हैं। मोर वीडियो का भी ऑप्शन है, नेक्स्ट वीडियो का भी ऑप्शन है। अब मैं बता देती हूँ हमारा डेली स्केड्यूल कैसे रहता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह का हमारा स्केड्यूल रहता है। उसमें भी क्या होता है, सुबह 10 बजे से आना चालू होते हैं, 10 बजे से अलग अलग अंतराल में आता है, 10 बजे, 1 बजे, शाम के 4 बजे और शाम के 7 बजे आता है IGKO। तो इसके लिए तो अभी तक प्रीमियर वगैरह सेट कर चुके हो गए हैं ना, इसमें पता चल जाएगा, बेल आइकॉन सेट कर लो, प्रीमियर सेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कब आने वाला है नया वीडियो। यूट्यूब पे भी बिल्कुल सेम है, जैसे हमारे चैनल पे हर चीज़ सीक्वेंस ऑर्डर में आपको जमा मिल जाएगी, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, जो जाना है जिसमें देखोगे, जैसे शॉर्टी नोट सीरीज़ है उसमें जाओगे IGKO में, शॉर्टी नोट सीरीज़ में तो आपको मिल जाएगा। अब फेसबुक पे या इंस्टा हैंडल्स पे भी हमारे जो रेगुलर अपडेट्स हैं उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन एंड इट विल बी गुड इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी मिले, वो भी समझें कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। सो ये समझ लेना, अच्छे से कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एन्जॉय योर सेल्फ, बी गुड, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।